हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें इस चैप्टर में हमारे शरीर में किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है और पौधों में किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है उसके बारे में जानना है। तो अभी हम हमारे शरीर में जो परिवहन होता है वो जान चुके हैं हम सभी की ब्लड के थ्रू होता है। तो अब हमको ब्लड के बारे में पूरी सारी चीजें जाननी है और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का हमारे शरीर में, उसके बारे में भी हमको जानना है। तो हम सभी ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान चुके हैं। मैंने आपको रक्त समूहों के बारे में पिछले कुछ सेशंस में बताया। रक्त समूहों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के रक्त समूह मनुष्यों में पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास ए एंटीजन होता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके पास बी एंटीजन होता है। और जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास दोनों एंटीजेंस मौजूद होते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास ए और बी दोनों एंटीजेंस नहीं होते। जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजेंस ही क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं बीमारियों के समय पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक चौंकाने वाली बात है, अभी आप सभी छोटे हैं तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको पता है। मैंने बताया कि ए बी और ओ 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। मैंने आपको होमवर्क में एक दिन बताया था कि घर जाके कुछ नहीं करना है, केवल अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार में लोग जितने लोग हैं उनसे सबसे उनके ब्लड ग्रुप पूछने हैं, है ना। तो आप पाएंगे कि आपके एक ही परिवार में भी अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग मौजूद हैं। हो सकता है आपका और आपके मम्मी पापा का भी ब्लड ग्रुप असमान हो, मतलब एक जैसा ना हो सकता है एक जैसा हो और हो सकता है एक जैसा ना भी हो। तो इसमें से एक जो ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों और ए बी ब्लड ग्रुप, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। कैसे स्पेशल होता है उसको हम समझेंगे। ब्लड ग्रुप ओ जो है is known as the universal donor since it can be transfused into any person with any blood group। यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किसी को भी रुधिर दे सकता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए बी कैसे स्पेशल है। ब्लड ग्रुप ए बी इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर सिंस इट कैन रिसीव एनी ब्लड ग्रुप, है ना। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किसी से भी रुधिर ले सकता है, क्लियर है सभी बच्चों का। ये थोड़ा सा ये ऐसी जानकारी है जो आपको मतलब पता है। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने देखा। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीजन पाया जाता है ए टाइप, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन पाया जाता है बी टाइप, ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार का मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, मतलब वो सबको खून दे तो सकता है ना,
ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड सभी व्यक्तियों को, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स वाले व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है। मतलब दे सबको सकता है पर सबसे ले नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ गया। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे, ये इसका एकदम उलट है। ब्लड ग्रुप ए बी क्या है कि वो सबको खून दे तो नहीं सकता है लेकिन सबसे खून ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जिसके पास होता है वो ब्लड हर व्यक्ति को नहीं चढ़ सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है तो हर व्यक्ति को चढ़ेगा नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ही ब्लड ग्रुप ए बी का ब्लड चढ़ेगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी को लेने की बात कहें तो उसको ओ भी चढ़ सकता है, ए भी और बी भी, और ए भी तो चढ़ ही सकता है। तो मतलब वो चारों ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रुधिर ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो चारों ग्रुप्स के ब्लड ग्रुप्स वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या है, रक्तदाता है ये क्या है, रक्तदाता ब्लड डोनर है जो सबको दे सकता है। सबके लिए। और ये क्या है, ये है रक्तग्राही। ये सबका खून ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको खून दे सकता है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट में सभी बच्चे नोट करेंगे। ब्लड ग्रुप ओ सबको खून दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। बस ये 2 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो आपको नीचे स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। जो मैंने लिखा है ये लाइंस आपको नोट करनी है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? हम आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं चूंकि ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो ब्लड ग्रुप की कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच करता है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप का डोनर किस ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है ना। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन we have to take special care of blood compatibility. If the blood group of donor is not compatible to that of patient's blood, the patient's body refuses to accept it and can react with the transfused blood. देखो बच्चों, जब भी कोई बीमार होता है और मान लो कि खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई, हम उसको सामान्य भाषा में समझेंगे, है ना। किताबी भाषा जो होती है वो बच्चों को पढ़ तो लेते हैं पर बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता, है ना। तो हम बिल्कुल सामान्य भाषा में पढ़ेंगे। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या कोई भी बीमार पड़ता है तो मान लो कभी खून चढ़ाने की किसी मरीज को नौबत आई, कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी कि हाँ खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा, तो उस समय पे क्या होता है, ब्लड ग्रुप ढूंढा जाता है। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार क्या सुना होगा कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ये है और इस ब्लड ग्रुप का हमें ब्लड चाहिए हमें अपने पेशेंट को चढ़वाने के लिए। तो आजकल के समय में तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है बच्चों। मतलब एक व्यक्ति को लिटा करके और मरीज को डायरेक्ट खून कभी भी नहीं अब नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हर कोई तो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, हर किसी के खून में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो मरीज को तो डायरेक्ट नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड लेके सेम ग्रुप का चढ़ा देते हैं मरीज को, और बदले में आपको खून देना पड़ता है। अगर आपके मरीज को 2 यूनिट खून चढ़ा है तो आपको 2 यूनिट खून का अरेंजमेंट करके देना पड़ता है। ब्लड जो है वो पैसे से नहीं मिलता, ब्लड के लिए आपको यूनिट ब्लड का ही अरेंजमेंट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? जितना खून आपके मरीज को चढ़ा है उतना खून का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप दें, चाहे आपके परिवार वाले दें, रिश्तेदार दें, या भाई बंधु दें, दोस्त दें, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया को देखते हैं और समझते हैं
तो हमें ये समझ में आता है कि ब्लड ग्रुप्स की हमने बात करी, ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ब्लड ग्रुप्स का कुछ जैसे मैचिंग कह सकते हैं, है ना, कि जिस ब्लड ग्रुप का मैच करेगा मरीज के साथ उसको वही ब्लड ग्रुप का खून चढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें, जैसे ब्लड ग्रुप अगर डोनर का है ए, मान लो ब्लड ग्रुप है डोनर का ए और ब्लड ग्रुप है डोनर का ए, है ना, एक पॉइंट पे है बी, यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है ओ, तो क्या किस किस ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है व्यक्ति, वो समझना है। तो देखिए, जो डोनर ए ब्लड ग्रुप का होगा वो दो ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है। ए वाला ए को भी दे सकता है और ए वाला ए बी को भी दे सकता है। ए वाला जो है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। बी वाला किसको किसको दे सकता है, पहला तो बी के साथ मैच करेगा, दूसरा ए बी के साथ भी मैच कर जाएगा, तीसरा जो ए बी वाला है वो ना तो ए को दे पाएगा ना वो बी को दे पाएगा, लेकिन वो केवल ए बी को जरूर दे पाएगा। और जो ओ वाला है ये क्या करेगा, ये ए को भी दे पाएगा, बी को भी दे पाएगा, ए बी को भी दे पाएगा, और ओ तो उसका खुद का ब्लड ग्रुप है तो ओ को भी वो दे पाएगा। अब आपने देखा कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस के साथ कॉम्पैटिबल है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। बहुत आसान है याद करने का तरीका। जो ए वाला है वो केवल ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है। ठीक है, मतलब कॉमन है, देखो ए आ रहा है दोनों में। जो बी वाला है वो या तो केवल बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, मतलब इसमें भी दोनों ग्रुप्स में बी भी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये ए बी है तो खाली ए को तो नहीं दे सकता, खाली बी को भी नहीं दे सकता, तो ए बी केवल ए बी को दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसको मिल सबसे सकता है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ये दोनों स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए थे। ये था रक्तग्राही और ये था रक्तदाता। रक्तग्राही मतलब एक्सेप्टर, और ये डोनर, है ना। मतलब ये दोनों थोड़ा सा स्पेशल केस हैं। कैसे, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो देने के लिए केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने के लिए वो ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप का खून उसको चढ़ सकता है। ठीक है, जब हम ओ की बात करते हैं तो वो दे सकता है सबको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, लेकिन सबसे ले नहीं सकता। क्लियर है बच्चों, दे तो सकता है सबको पर सबसे ले नहीं सकता, है ना। सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड उसको चढ़ सकता है, सबसे सबको वो दे तो सकता है पर सबसे ले नहीं सकता है। अब इसमें भी जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए भी दो तरीके का होता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी भी दो तरीके का होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी भी दो तरीके का होता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और ओ भी दो तरीके का होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो हमने 4 प्रकार के रक्त समूहों की बात करी। जब डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि रक्त समूह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए प्लस, ए माइनस, ठीक, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, और ओ प्लस, ओ माइनस। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये भी बाद में थोड़ा सा इसका भी बहुत प्रभाव होता है।
तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आप नोट करेंगे। ये जो मैंने नीचे आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया है इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे, है ना, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे किसे खून दे सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे किससे खून ले सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। ये है आपका ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबिलिटी या रक्त समूह का मैचिंग। कौन सा रक्त समूह वाला ब्लड किसको दिया जा सकता है और कौन से रक्त समूह वाला ब्लड किससे किसको चढ़ सकता है। तो बच्चों आज के सेशन में ब्लड से रिलेटेड यानी रक्त से संबंधित सारी जानकारियां आपकी पूरी हो गई हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आपको अगर, तो उसको आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, मैं हमेशा बार बार आपको बताती रहती हूँ, आपको चैट के माध्यम से पूछना है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। एक पॉइंट आपका ब्लड के बारे में बाकी बचा, वो है RH फैक्टर, है ना। तो एक और एंटीजन कभी कभी प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे जिसे RH फैक्टर कहते हैं। तो लगभग 85% व्यक्ति जो है वो RH फैक्टर कैसे होते हैं, जिनके पास RH फैक्टर होता है, और जिनके पास RH फैक्टर नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, RH नेगेटिव। देयर इज अनदर एंटीजन, एक और प्रकार का एंटीजन पाया जाता है हमारी आरबीसी की सतह पे जो RH फैक्टर कहलाता है। और 85% व्यक्ति RH फैक्टर वाले होते हैं, मतलब उनके पास RH फैक्टर मौजूद होता है। ऐसे व्यक्ति RH पॉजिटिव कहलाते हैं। और those who do not have the RH factor are known as RH नेगेटिव। यानी कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। इसको आपको नहीं लिखना है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक खास एंटीजन को चेक करने के लिए अगर ब्लड ग्रुप भी मैच कर रहा है, मान लीजिए A+ है सामने वाले का और जिसका चढ़ रहा है उसका भी A+ है, तो क्या चेक करना होगा, RH फैक्टर, वो भी मैच होना जरूरी है। RH पॉजिटिव अगर उसका है, RH पॉजिटिव इसका, तो मैच हो सकता है। नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो मैच नहीं होगा। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब खून चढ़ता है तो खून चढ़ाने से पहले RH factor as well as the blood group of the donor and the recipient have to be matched or it may lead to serious illness। अगर RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए और ब्लड ग्रुप समान ही हो तो भी रिएक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। तो RH फैक्टर की जांच रक्त चढ़ने के पहले आवश्यक है चाहे रक्त एक समान समूह का ही क्यों ना हो, एक समान समूह का ही क्यों ना हो। समझ गए सभी बच्चे, क्लियर हो गया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट कि अभी तक आपको क्या क्या बता दिया गया है। अभी तक देखो आपको बता दिया गया है अभी तक आपको बता दिया गया कि ब्लड के बारे में आपको बता दिया गया है, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया गया है, रक्त समूह के बारे में भी बताया जा चुका है, और ब्लड ग्रुप की कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। ठीक है,
तो यहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया गया उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको क्या करना है, सवाल पूछना है। और अगर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी मैंने आपको नोट करने को बोला था कंटेंट, वो आपको नोट करना है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। बच्चों वो टॉपिक है आपका हार्ट, हमारा हृदय। हमारा हृदय जिसे हम सामान्य भाषा में दिल भी कहते हैं, जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा जटिल सी संरचना उसकी होती है। और इतने बड़े शरीर में जो भी ब्लड की सप्लाई है, हम क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो हमें ब्लड के बारे में जानना है। तो ब्लड किस रास्ते से हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता रहता है, बहता रहता है, तो उसमें हार्ट का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हृदय का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें क्या करना है, हृदय और हृदय के अंदर मौजूद जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके बारे में बात करनी है। तो हमें किसके किसके बारे में बात करनी है बच्चों? हृदय व रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं मतलब वो ट्यूब्स जिनमें ब्लड चलता रहता है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वो क्या कहलाती हैं? रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। इन विच ब्लड फ्लोज, जहां पे खून, जिन ट्यूब्स में खून हमारे शरीर में बहता रहता है। आप देखें हमारी ये नसें सामने सामने दिखाई पड़ रही, तो ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स कहलाती है। Blood flows inside the blood vessels and it performs functions such as transporting oxygen and nutrients to all cells of the body. ये लाइन हम जब ब्लड पढ़ना हमने शुरू किया तो पहले बार में ही ये हमने लाइन पढ़ी, क्या कि जो भी ब्लड है हमारे शरीर में, जो भी खून है हमारे शरीर में, रुधिर या रक्त अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से, या हम कह सकते हैं पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से बहता रहता है और अलग अलग बहुत सारे काम करता है। हमारे शरीर में जो खून बहता रहता है उसके अलग अलग काम होते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को हर कोशिका के अंदर तक लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका में बन रही है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान, जो आपका पिछला चैप्टर था, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो हमारे शरीर से बाहर छोड़ी जाती है। उसमें भी ब्लड ही क्या करता है, उस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन युक्त रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में मौजूद हैं बहुत सारे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को लगातार जरूरत होती है। तो वो जो पोषक तत्व हैं वो भी हर एक कोशिका तक पहुंचाता कौन है? ब्लड ही पहुंचाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है कौन? ब्लड। और वो वेस्ट मटेरियल खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो मटेरियल खास तौर पे कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो श्वसन के माध्यम से, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे, श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकाला जाता है ना। हम क्या करते हैं, जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। लेकिन हर एक कोशिका तक, जैसे पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, तो हमारे पैरों में भी कोशिका है ना।
तो पैरों में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, श्वसन की प्रक्रिया हुई, हम केवल महसूस कहाँ तक कर पाते हैं बच्चों? हाँ, अपने लंग्स तक। हमने सांस ली और देखा कि हमारे फेफड़ों के अंदर सांस चली गई है, ठीक है, और हम वहीं से सांस छोड़ देते। तो क्या ऐसा होता है कि हम सांस लेते हैं और केवल फेफड़े तक हवा जाती है और फिर वापस छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता। जो हवा है वो हमारे फेफड़े तक जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचती है, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से इकट्ठी होकर हमारे लंग्स तक आती है, और उसके बाद नाक से बाहर हम छोड़ देते हैं। तो पैरों से कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैसे आएगी फेफड़े तक, ताकि हम बाहर निकाल सकें? ब्लड के थ्रू आएगी। क्लियर, समझ में आ गया? तो ब्लड जो है वो हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो अब जब ये हमने समझा, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये आपकी रक्त वाहिकाएं हैं। ये क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं, केवल शो करने के लिए कि कौन सा शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन वाला, और कौन सा अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उसको हम अलग अलग हर जगह, हर चित्र में, हर डायग्राम में आपको ब्लू और रेड कलर का दिखाई पड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कोई बच्चे, चाहे वो शुद्ध रक्त हो चाहे वो अशुद्ध रक्त हो। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर किया गया, लेकिन दोनों जो खून होता है बच्चों वो लाल रंग का ही होता है ना, नीले रंग का खून नहीं होता हमारे शरीर में। तो कहीं भी इन चित्रों को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये केवल इंडिकेट करने के लिए आपको दिखाया था। अगर मैंने इधर रेड किया और इधर भी रेड कर दिया होता तो मैं आपको पहचान नहीं करवा पाती कि कौन सा CO2 वाला है और कौन सा ऑक्सीजन वाला है, इसलिए कलर चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि वाहिकाओं का रंग, इसको समझ लेंगे ध्यान से क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे, अभी तो 7th में हैं आप, ये क्लास 10th तक के बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि रेड और ब्लू क्यों, है ना। उनको कंफ्यूजन रहती है कि जब ऑक्सीजन वाला ब्लड रेड है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लू होता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये केवल आपको चित्र के माध्यम से समझाने के लिए अलग अलग कलर में दिखाया जाता है। तो वाहिकाओं का रंग केवल बच्चों को समझाने के लिए अलग रंग में दिखाया जाता है। दिखाते हैं, लेकिन जो भी ब्लड हमारे शरीर में मौजूद है वो हर प्रकार का ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो, शुद्ध हो, डीऑक्सीजनेटेड हो या अशुद्ध हो या कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो, होता एक ही कलर का है, रेड कलर का। ठीक है, रेड का थोड़ा सा टोन चेंज हो सकता है ना, रेड का हल्का सा टोन चेंज हो सकता है, लेकिन होगा लाल रंग का। तो खून जो मनुष्य का है वो पूरे शरीर में लाल रंग का ही है। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर करते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें कहीं भी हम ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जहां ब्लू है वहां पे ब्लू कलर का ब्लड होता होगा। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा प्रेशर देके समझा रही हूँ कि किसी बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या हमारे बॉडी में जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या ब्लू कलर का भी ब्लड बहता है क्या, ऐसा प्रश्न किया था। तो अभी आप सभी छोटे हैं तो हम पहले से ही इस बात को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में केवल लाल रंग का खून पाया जाता है। ब्लू और रेड केवल आपको अलग करने के लिए, जैसे अलग अलग रंग के हम कपड़े पहना देते हैं, है ना, यूनिफॉर्म। अब देखो एक एग्जाम्पल के लिए, जब स्कूल छूटता है और बहुत दूर पेरेंट्स खड़े हैं, सारे बच्चे एक ही रंग का कपड़ा पहन के आते तो अपना बच्चा पहचानने में भी मुश्किल हो जाता है ना।
तो आपको शुद्ध और अशुद्ध रक्त का अंतर हम कैसे समझा पाएंगे? तो इसलिए केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए कलर अलग अलग कर दिया जाता है। अदरवाइज पूरे ह्यूमन बॉडी में रेड कलर का ही ब्लड होता है। ये पॉइंट एकदम सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में आप बाद में कहीं भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों का। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो रेड कलर का जाल दिखाई पड़ रहा है और ये जो वेसल्स दिखाई पड़ रही है, इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला। और ये जो इधर वाली ब्लड की जाल दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो अलग अलग प्रकार की नलिकाएं होती हैं, है ना। आर्टरीज और वेन्स कहते हैं हमको, शिरा और धमनी, ये दो अलग अलग नाम होते हैं। इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये स्लाइड का सारा अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमारा जो हार्ट है, हार्ट में ट्यूब्स हैं बहुत सारी, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी नलिकाएं हैं, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। तो दो शब्द हैं जो आपके सामने आएंगे, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। दो शब्द हैं जो आपके सामने आएंगे, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। धमनी व शिरा, दो शब्द आएंगे आपके सामने, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे। आर्टरीज क्या होती हैं? दे आर टफ elastic tubes that carry blood from the heart and supply it to the various organs of the body। यानी जो धमनी होती है वो कैसी होती है? मजबूत होती है। उसकी ट्यूब्स जो है इलास्टिक होती है थोड़ा सा, और ये क्या करती है? हमारे हार्ट से, सबसे पहले सभी बच्चों को पता है हमारे हृदय का क्या काम है? हमारे हृदय का काम है ब्लड को पंप करने का, ब्लड पंपिंग का काम है। मेन जो ऐसे एक लाइन में अगर प्रश्न पूछा जाए हृदय का क्या काम है, तो हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ना। जैसे जमीन में पानी होता है पर छत की टंकी तक कैसे पहुंचता है ना। ये प्रश्न पूछूं अगर मैं आपसे कि जमीन में हमारे पास पानी मौजूद है, आप सभी को पता है कि अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है हमारे पास, पर हमारे पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना। तो हम अगर छत के ऊपर टंकी रखी है और उसमें हमें पानी चाहिए, तो वो पानी जमीन से ऊपर तक कैसे जाएगा? एक मोटर लगानी पड़ती है। आप सबको पता है एक मोटर होती है जो हम पाइप में लगा के कनेक्ट करते हैं, तो पानी वो खींचता है ना, पानी को पंप कर लेता है और ऊपर तक पहुंचा देता है। बिल्कुल जैसे मोटर जमीन से पानी खींच करके आपके छत की टंकी तक पहुंचा देता है बच्चों, हमारे हार्ट का हमारे शरीर में वही काम है, ठीक है। सबसे पहले यही पॉइंट क्लियर करेंगे, हार्ट का काम कैसे समझेंगे। ब्लड पंप कर देता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ब्लड कैसे पंप कर देता होगा हमारा हार्ट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक लाइव एग्जाम्पल जो सबके घर में रोज होता है। हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है, जमीन के अंदर पानी मौजूद है, हमारे शरीर में खून भी मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर में खून जो है वो चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, जहां जाना है वहां जाएगा कैसे। तो उसके लिए जैसे हमारे घरों में मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, हम कनेक्ट करते हैं उसको पाइप के साथ और टंकी के साथ, टंकी में पाइप डालते हैं और मोटर क्या करती है? पानी को जमीन से खींच कर आपकी टंकी तक पहुंचा देती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हार्ट है। हार्ट भी क्या करता है? ब्लड को खींच करके पंप करके जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचा देता है। लेकिन मोटर जो है वो वन साइडेड होती है, और जो मतलब वन साइडेड क्या होती है? वो नीचे से ऊपर को पहुंचाती है पानी, और अगर ऊपर से नीचे ना तो अपने आप आता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही हमारा हार्ट है। हार्ट भी क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, मतलब जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचा देता है। आपने देखा प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे ही मोटर कनेक्ट करते हैं पानी की पाइप में, तो क्या हो जाता है?
पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसी तरह से हमारा जब हार्ट है, हार्ट भी जब हमारा पंप करता है ब्लड को, तो हमारे ब्लड में प्रेशर होता है, दबाव होता है बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। अच्छा, जहां से जिस अंग से हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं, जैसे सभी बच्चे अगर ताली बजा के देखें, मान लीजिए आप ऐसे ताली बजाते हैं जोर जोर से, बहुत जोर जोर से ताली बजाते हैं आप 5 मिनट, केवल 5 मिनट अगर तेजी से ताली बजा के देखेंगे तो आपके हाथों में जो है ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा। आप किसी भी अंग को अपने हिलाइए, ज्यादा एक्टिव जैसे ही होगा वहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होने लगेगा। क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमारे उस पार्ट को, हम जब दौड़ रहे हैं हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कैसे मिलती है वो आपने पिछले चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ा है कि रेस्पिरेशन करता है हमारा हर एक सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ऑक्सीजन पहुंचाएगा वहां तक। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मुख्य घटक वो क्या है? ब्लड है। तो मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाएगी। क्लियर? अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तभी आप आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझ पाएंगे, यानी कि तभी आप धमनी और शिरा के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो धमनी क्या होती है बच्चों? दे आर टफ इलास्टिक ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई इट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। धमनी का क्या काम है? रक्त को पहुंचाने का काम। और शिरा का क्या काम है? ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। यहाँ पे बहुत तेज दबाव में खून बहता है, बहुत तेज दबाव में, मतलब बहुत उस समय ब्लड को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तेज दबाव के साथ खून बहता है। और फिर क्या होता है, जब हम बात करें एज द आर्टरीज मूव अवे फ्रॉम द हार्ट, जब भी आर्टरीज हार्ट से दूर जा रही होती हैं, ऑन रीचिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दे डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे ट्यूब जा रही है, अगर मान लीजिए एक ट्यूब जा रही है, ऐसे मान लीजिए ट्यूब आ रही है मोटी, ये है आर्टरीज। जब किसी पार्ट तक पहुंचेगी तो ऐसे ऐसे अलग अलग उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत सारी ट्यूब्स में बट जाएगी। तो ये तो है आर्टरी, है ना। और ये क्या है? ये है वेसल्स। क्लियर? समझ में आया? एक मुख्य धमनी जा रही है जो अलग अलग उसकी शाखाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आर्टरीज पहुंचती हैं उन अंगों तक, धीरे धीरे ऑर्गन्स तक और टिश्यूज तक, तो वो छोटी छोटी वेसल्स में डेवलप हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। द स्मॉलेस्ट वेसल कॉल्ड कैपिलरीज, जो सबसे छोटी वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं या रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। और इनकी जो दीवार होती है वेरी थिन वॉल्स, इनकी दीवारें जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। आर्टरीज आर रेड इन कलर बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो आर्टरीज हैं, इनकी जो दीवारें हैं, मतलब इनका जो मसल्स है बच्चों, वो कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है, ठीक है। हमने जैसे रेड और ब्लू मैंने आपको बताया था, तो रेड और ब्लू केवल उसका आउटर कलर, उसके अंदर ब्लड जो है वो रेड कलर का ही होता है। ये क्लियर करना है आप सभी बच्चों को। धमनी जो है, अभी हम पॉइंट पर आएंगे, धमनी जो है वो इलास्टिक ट्यूब्स होती हैं, वो हमारे हार्ट से ब्लड को अलग अलग अंगों तक ले जाने का काम करती हैं और बहुत प्रेशर में उसमें ब्लड बहता है, ठीक है। आर्टरीज जो हैं, जैसे एक मुख्य सड़क है, तो मुख्य सड़क अगर गांव तक जाती है तो अलग अलग छोटी छोटी सड़कें हो जाती है ना, फिर अलग अलग गांवों तक वो सड़कें जाती हैं, है ना। तो मुख्य सड़क जो नेशनल हाईवे जो है वो पूरे देश को कनेक्ट कर रहा है, और जब हम छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो छोटी छोटी सड़कें हो जाती हैं। उसी तरह से समझ लेंगे जो धमनी है वो मुख्य सड़क है,
वो मुख्य नली है जिससे ब्लड फ्लो करता है हमारे शरीर में, और शिराएं जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो अलग अलग अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। तो आज की क्लास में हम सभी ने आर्टरीज के बारे में और कैपिलरीज के बारे में जाना। अब कैपिलरीज इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। ठीक है, अब यही वेसल्स अलग अलग अंगों में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तब उसके बाद वेन्स का निर्माण करती है। मतलब शिरा का निर्माण क्या होता है, वेसल्स के जुड़ने से, वाहिकाओं के जुड़ने से शिरा बनती है। एकदम क्लियर हो गया। इस स्लाइड को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे हम अगले सेशन में। आज के सेशन में ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।